Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारा प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है एंड उसे ही हम कंटिन्यू करते हैं। देन आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मीन्स होता है निजीवाचक सर्वनाम। मीन्स जो सब्जेक्ट होता है वही उसका ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। समझेंगे इसको। यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज द सेम एज द ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा आपको, अभी समझेंगे, अभी इन्हें फिर एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद समझ आएगा। देन ये जो प्रोनाउन होते हैं या तो सेल्फ लगाते हैं या फिर सेल्फ्स लगाते हैं। जो सेल्फ्स होता है ये प्लूरल हो जाता है, सेल्फ सिंगुलर होता है। कैसे होता है? जैसे आई होता है, आई का माई सेल्फ हो जाता है। आई का क्या होगा? माई सेल्फ। जैसे इसमें माई सेल्फ लगा दिया। वी का अवर सेल्फ्स हो जाता है। यू का योर सेल्फ्स और योर सेल्फ, एक ही बात है। ये सेल्फ इसी में लिखा जाएगा, सेल्फ। या तो यू का योर सेल्फ्स होगा या फिर योर सेल्फ होगा। वो सेंस के अकॉर्डिंग होगा कि जहाँ पे यू सिंगुलर काउंट हो रहा होगा वहाँ पर सेल्फ का यूज़ करेंगे, एंड जहाँ पर यू प्लूरल के सेंस में आएगा वहाँ पर सेल्फ्स का यूज़ करेंगे। देन ही का हिमसेल्फ हो जाता है, दे का देम सेल्फ हो जाता है, इट का इट सेल्फ हो जाता है, एंड वन का वन सेल्फ हो जाता है। एंड सी का हर सेल्फ हो जाता है, हर सेल्फ। ये क्या होते हैं? ये ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। बट ये जो होते हैं ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। आई, वी, यू, ही, दे, इट, वन, शी, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। बट जब हम इन्हीं का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जब हम अपने आप को, जो सब्जेक्ट होगा उसी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, हर सेल्फ, ये आएंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ। अभी जो मैंने बोला था कि जो सब्जेक्ट होता है और वही जब ऑब्जेक्ट होता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो उसको यहाँ समझेंगे। जैसे आई क्या है? आई सब्जेक्ट है। आई ने मैंने क्या किया? खुद को हर्ट किया, तो इसका मीन्स होता है मतलब खुद को करना, स्वयं को करना, इस टाइप से बोलते हैं। यू वर्क योर सेल्फ, तुमने अपना काम स्वयं किया। दे इग्नोर्ड देम सेल्फ, उन्होंने अपने आप को ही क्या किया? इग्नोर किया। दे इग्नोर्ड देम सेल्फ, यानी कि दे और देम सेल्फ ये किसी और को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। वी हर्ट अवर सेल्फ, ये जो वी है ये किसको हर्ट कर रहा है? अपने आप को हर्ट कर रहा है, किसी और को नहीं कर रहा है। तो जो सब्जेक्ट है वही उसका ऑब्जेक्ट है। द कैट सीटेड इटसेल्फ ऑन द टेबल। जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? इट सेल्फ यूज़ करेंगे। कैट के लिए हमने इट सेल्फ यूज़ किया। अब यहाँ पर इट सेल्फ आना ही है। क्यों आना है? क्योंकि द कैट सीटेड, उसने सीट बनाई, किसके लिए बनाई? मीन्स अब खुद के लिए बनाई। तो द कैट सीटेड ऑन द टेबल। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे, इसमें जो समझने वाली बात है वो यहाँ है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। ऑब्जेक्ट होते हैं ऑलवेज या तो नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं। एंड इसमें मैं एक और बात आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कुछ लोग लिख देते हैं माई सेल्फ और अपना नाम लिख देंगे, वो सेंटेंस एकदम से रॉन्ग है। क्योंकि ये माई सेल्फ क्या है? माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है, और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट से कभी भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। ये ऐसे ही स्पोकन में बोल देते हैं माई सेल्फ और अपना नाम बता देंगे, बट ये रॉन्ग होता है, ग्रामेटिकल एकदम से रॉन्ग है। देन आप याद रखेंगे कि जो माई सेल्फ है, अवर सेल्फ है, इससे कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट कवर करता है। देन अब यहाँ समझेंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट होता है या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है,
और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, जैसे एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है एंड एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, बट बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपके माइंड में फिट हो जाए कि ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी वर्ब का अलग होगा एंड प्रीपोजिशन का अलग होता है। एंड ये मैं सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी आगे जब मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको तो तब आपको समझ आएगा कि ये बताया है, तभी आपको समझ आया है। देन देखेंगे, देखिए वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको कैसे देखते हैं कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। व्हाट या whom करके क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, तो आंसर आएगा, जो रिप्लाई आएगा वही हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। एंड एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल से देखेंगे, द बॉय हैज़ रेड हिज बुक। अब जो बॉय है हैज़ रेड, बॉय ने पढ़ ली है, क्या पढ़ ली, देखिए व्हाट का आंसर आ गया, क्या पढ़ ली, हिज बुक, अपनी बुक। ही विल गो, वह जाएगा। अब इसमें क्या है, वह जाएगा, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है या नहीं। अब इसमें ही विल गो, वह जाएगा, क्या जाएगा, किसको जाएगा, कोई आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की नीड है ही नहीं और ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। देन नेक्स्ट देखेंगे, द वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या देख लेते हैं कि यहाँ पे द स्काई लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, ऑब्जेक्ट तो है बट ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। आर फ्लाइंग इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये जो इन दे रखा है, इसकी ये जो प्रीपोजिशन दे रखी है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। देन आई होप आपको अब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट एंड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट समझ आया है। अब देखते हैं कि जो वर्ब की ऑब्जेक्ट की जो नीड होती है वो किस सेंटेंस में होती है, कौन सी वर्ब ऐसी होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की नीड होती है, और जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड होती है तो वहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया होगा तो वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। देखिए एक तो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब एंड एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आएंगी। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। नहीं है तब भी हम वहाँ पर लगाएंगे, वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। एंड जैसे रिप्लाई, इसमें कैसे पता करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट वाली है या नहीं, तो उसमें हम व्हाट या फिर whom से क्वेश्चन करेंगे। अगर रिप्लाई आएगा तो वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे दे प्लेड फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, वे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, फुटबॉल। आंसर आ गया फुटबॉल। इट मीन्स कि ये वाली जो वर्ब है इसका ये ऑब्जेक्ट है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं कि उनको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, वो विदाउट ऑब्जेक्ट अपने आप में कंप्लीट सेंस देती हैं। देखते हैं, विच डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल से समझेंगे, द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। अब इसमें क्या से क्वेश्चन करिए या फिर whom से क्वेश्चन करिए, क्या मीन्स द सन शाइन्स, सूरज क्या चमकता है, नहीं आ रहा, कोई भी आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है एंड ये अपने आप में कंप्लीट सेंस रखती है और ये सेंटेंस एकदम से सही है और यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। सी स्माइल, वह मुस्कुराई। अब इसमें क्या मुस्कुराई, किसको मुस्कुराई, कोई आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और ना ही यहाँ पर नीड है, और जब नीड नहीं है तो ये कौन सी वर्ब हो गई, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। एंड आई सैट डाउन, मैं बैठ गया, क्या बैठ गया, किसको बैठ गया, कोई आंसर नहीं आ रहा है। देन आई होप आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब भी क्लियर हुई है। जब ये क्लियर हुई है तो अभी मैं कुछ वर्ब लिखाऊंगी और उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए वो कौन सी वर्ब होती हैं। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर दीज वर्ब्स देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड। मीन्स कि अगर इनके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इन वर्ब के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। याद रखिए जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, अगर ऑब्जेक्ट है तब हम
उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। और अभी जो मैं आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब बता रही थी, तो ये वही वर्ब हैं, मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनको ऑब्जेक्ट की नीड होती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं वो कौन कौन सी वर्ब हैं। एक्यूट हो गया, रिजाइन हो गया, प्राइड हो गया, कॉन्टेंट, अम्यूज, इंट्रोड्यूस, इंजॉय, प्रेजेंट, एब्सेंट, अवेल, अडेप्ट। अब आप, मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि बस यही वर्ब होती हैं। वर्ब बहुत सारी होती हैं इस टाइप की, बट ये वर्ब वो है जो आपको ये लर्न करनी ही करनी है कि इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। कब आता है? जबकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ये वाली वर्ब आपको लर्न करनी है, क्योंकि ये वही वर्ब हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं, रिपीट कर कर के पूछी गई है। ये वही वर्ब है। देन मैंने आगे भी लिख दिया है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। आप समझेंगे एग्जाम्पल से, जैसे ही इंजॉयड इन द पार्टी। अब देखिए, अब इसमें बच्चे कहाँ पजल रहते हैं, बच्चे ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाते हैं। देखिए, ही इंजॉय, उसने इंजॉय किया, इन द पार्टी, तो वो इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है। हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि ये क्या है? इन, ये प्रीपोजिशन है, और हमेशा प्रीपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट वो प्रीपोजिशन का होता है, उसका वर्ब से कोई भी लेना देना नहीं होता। देन वर्ब हमारी एंजॉय है, और इसमें देखिए एंजॉय कहीं आ रहा है, ये है, और एंजॉय है, और इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें यहाँ पे किसका यूज़ करना पड़ेगा? हिमसेल्फ का यूज़ करना पड़ेगा। और इस टाइप की एरर आती है, वो हिमसेल्फ नहीं लगा के देगा, या फिर क्या करेगा? हिमसेल्फ ही लगा देगा, ऑब्जेक्ट भी लगा देगा, बट हमें इस टाइप से नहीं करना है। देन ये देखिए, ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, अब ये सही है हमारा। अब देखते हैं, अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, ही इंजॉयड द पार्टी, अब इसमें भी स्टूडेंट्स पजल रहते हैं। वो क्यों पजल रहते हैं कि इंजॉयड के बाद वो सिर्फ ये लर्न कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, बट वो इतना भूल जाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर ही इंजॉय द पार्टी, अब ये इंजॉय किया तो ये द पार्टी क्या है? इंजॉय का ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर ये इंजॉय का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पर इन आ रहा था। तो अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन एकदम से ठीक है, यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड नहीं है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि आपको ये याद रखना है कि वर्ब आई है, वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आ गई और ये वाले वर्ड हैं, तो हमें क्या करना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही लगाना है। अगर वर्ब नहीं है और प्रीपोजिशन नहीं आ रही है और डायरेक्ट जैसे ये दे रखा है द पार्टी, अब देखिए इन द पार्टी दे दिया तो यहाँ पर हिमसेल्फ आ गया, बट यहाँ पे द पार्टी दे दिया, प्रीपोजिशन हटा दी, तो यहाँ पर हिमसेल्फ की नीड नहीं है। अगर प्रीपोजिशन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। आप इतना याद रखिए, आप इस ट्रिक से भी देखेंगे तब भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लियर हुआ है। अब देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में भी बहुत पजल होते हैं, क्योंकि इनके जो मीन्स होते हैं एंड ये इनके क्या बोलते हैं, इनकी जो शक्ल होती है वो सेम होती है। मीन्स ये भी सेल्फ और सेल्फ से बनता है एंड ये भी सेल्फ और सेल्फ से बनता है, पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, इसमें माइनर सा डिफरेंस होता है। ये एम्फेसिस मीन्स एम्फेटिक मीन्स क्या होता है? एम्फेसिस करना मीन्स किसी पे जोर देना, मीन्स जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट पर ही जोर दिया जाता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट होता है बट ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसको हम सब्जेक्ट में ही काउंट करते हैं, ये नॉमिनेटिव केस में ही आता है। देन इसकी क्या पहचान होती है? सब्जेक्ट प्लस सेल्फ या सेल्स प्लस वर्ब। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे, एकदम से क्लियर हो जाएगा। माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क ऑल अलोन। अब आई माई सेल्फ, अब आई माई सेल्फ मीन्स कि ये है कि ये क्या हो रहा है, ये जो माई सेल्फ है ये किस पे जोर दे रहा है? आई पे जोर दे रहा है कि ये काम मैंने खुद किया है, अकेले किया है, ये काम मैंने अकेले पूरा किया है। सी हर सेल्फ ट्रेवल्ड बैक टू द कॉलेज, वह क्या करती है? वह खुद ट्रेवल करती है कॉलेज से, खुद ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर सी किस पे जोर दे रहा है? ये हर सेल्फ किस पे जोर दे रहा है? सी पर जोर दे रहा है। मीन्स जो सब्जेक्ट पे जोर देता है, मीन्स एम्फेसिस करता है उसको, वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। अब
इसके देखिए दो सेंटेंस हैं, तो सेंटेंस से क्लियर करते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। अब मैंने बोला आई कैन डू इट माई सेल्फ, ये मैंने खुद किया है, तो ये मैं खुद कर सकता हूँ, तो ये मैं खुद, यानी कि ये मैं खुद कर सकता हूँ या फिर स्वयं कर सकता हूँ। अब ये माई सेल्फ कहाँ आ रहा है, ये लास्ट में आ रहा है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन। एंड आई माई सेल्फ कैन डू इट, इसका भी मीन्स वही है कि ये मैं खुद ही करूँगा, मीन्स ये तो है कि मैं खुद से कर सकता हूँ, मीन्स ये है मैं खुद अकेले कर सकता हूँ। इसमें जो ये माई सेल्फ है, ये इस पे सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर डाल रहा है कि ये मैं अकेले कर सकता हूँ। देखिए अब क्या करेंगे हम, अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो अब इसको इस टाइप से समझेंगे, बहुत इजी तरीके से समझेंगे कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कैसे पहचानेंगे। जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो आता है सब्जेक्ट से जस्ट बाद आता है, एंड जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो वर्ब के बाद आता है। बस आपको इतना याद रखना है, बाकी का याद ही नहीं रखना है, एकदम से सही होगा। देखिए मैंने इसका बता दिया है, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, यूज्ड आफ्टर वर्ब, यानी कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये वर्ब के बाद आता है। देखिए यहाँ पर है, ये वर्ब के बाद आ रहा है, ही एंजॉयड हिमसेल्फ वर्ब के बाद आया है, एंड यूज्ड बिफोर वर्ब। और जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ये वर्ब से पहले आता है, वर्ब से पहले, जैसे आई माई सेल्फ कैन डू इट, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ये वर्ब क्या है हमारी, कैन डू है, तो इससे पहले आया है। जो वर्ब से पहले आएगा वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, मीन्स जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा, और जो वर्ब के बाद आएगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इतनी इसकी पहचान हो गई। देन एक और होता है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, बट जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ये नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव केस मीन्स ये सब्जेक्ट में काउंट करते हैं इसे। आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ है, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, जैसे ये दे रखा है, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे ही अवेल्स हिमसेल्फ दे रखा है, तो यहाँ पर हिमसेल्फ आएगा ही, क्यों आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, क्योंकि देखिए अवेल उसमें दे रखा है, अवेल है इसमें, ये है, और इसके बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। और ये जो दिस अपॉर्चुनिटी है ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है। एंड एक और एग्जांपल देखेंगे, द बॉयज एब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर फ्रॉम दे दिया, प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन आ गई और एब्सेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड है, क्योंकि ये जो द क्लास लिखा हुआ है ये फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है, एंड एब्सेंटेड जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट देमसेल्फ है। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, आराम से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एंड स्टूडेंट्स भी बहुत पजल रहते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन हमारे होते कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखेंगे होते कौन कौन से हैं। हु, विच, व्हाट, दैट। कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, हु, विच, व्हाट, दैट। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, मीन्स अब सबसे पहले देखेंगे यूज हु का, जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे, और यहीं से बच्चे पजल रहते हैं। हु का देखेंगे यूज, इसका यूज कहाँ होता है, हु का यूज फॉर पर्सन्स। जो हु का यूज होता है वो पर्सन्स के लिए होता है। देन अब देखिए जो सब्जेक्ट होता है वो हु होता है। हु क्या कंसीडर करते हैं, हु को सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, हु सब्जेक्ट होता है। एंड जो ऑब्जेक्ट होता है वो हुम होता है, ऑब्जेक्ट हुम होता है। अब मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी सेंटेंस है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना ज़रूरी है, तभी हमारा सेंटेंस वो कंप्लीट माना जाएगा। विदाउट सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं है एंड विदाउट वर्ब भी सेंटेंस नहीं है। जब ये सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ क्या होता है, वर्ब की नीड होती है। जब ये हु है हमारा सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ हमें वर्ब चाहिए ही चाहिए होती है। अगर वर्ब नहीं है तो फिर सेंटेंस रॉन्ग है। एंड हुम ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट को तो किसी भी वर्ब की ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि वर्ब किसके लिए आती है, सिर्फ सब्जेक्ट के लिए आती है और किसी के लिए भी नहीं आती है। ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब नहीं आती है। आपको क्या याद रखना है
जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के लिए होती है, एंड जो हु होता है वो सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वर्ब आएगी, एंड जो हुम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और उसके साथ वर्ब नहीं आएगी। इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है? हुज होता है। अब ये हो गया हु, हुम और हुज। अब ज़्यादातर कहाँ पजल रहते हैं, तो कहाँ हम हु का यूज़ करेंगे, कहाँ हुम का करेंगे एंड कहाँ हुज का करेंगे, तो वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखिए, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है हु गॉट द प्राइज, जिसने प्राइज जीता है। अब हु है, हु का वैसे हिंदी मीन्स यहाँ पर निकालेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में, तो क्या होगा? जो कि, इस टाइप से इसका हिंदी मीन्स निकलेगा। दिस इज द बॉय हु गॉट द प्राइज। अब आप देखिए कि ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत है, कैसे चेक करेंगे? अब हमें क्या करना होता है, इसकी एक ट्रिक होती है, हु की और हुम की ट्रिक होती है, 99% काम करती है कि बीच में यहाँ पर हम हु लिखेंगे या हुम लिखेंगे, ये उस ट्रिक से पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हु होता है वो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ वर्ब आती है, तो जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हैं, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हैं, वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? हुम का करेंगे। लेकिन जहाँ बराबर नहीं है वहाँ हम हु का करेंगे। अब कैसे काउंट भी कैसे करेंगे समझते हैं। जैसे देखिए, दिस एक सब्जेक्ट तो ये हो गया, एंड ये क्या है यहाँ पे? ये सब्जेक्ट तो होता ही है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। गॉट क्या है? ये इसकी वर्ब हो गई, एंड ये इसकी वर्ब हो गई। तो इस वाले सब्जेक्ट की तो ये वाली वर्ब हो गई, लेकिन ये वाली जो वर्ब आई है इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट ये हु है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा? हु का होगा, और ये राइट है। और इसको नहीं काउंट कर लेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। हमें ये भी पहचानना आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट वन देखेंगे, इससे और भी क्लियर होगा। अब डैट इज द हॉर्स हुम आई लव वेरी मच। अब इसमें काउंट करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट करेंगे। देखिए डैट क्या है? सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब ये आई हुई है, ठीक है। और ये द हॉर्स क्या हो गया? द हॉर्स ऑब्जेक्ट है। अब आई है, सब्जेक्ट एक ये है, और ये लव हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। इसका मतलब है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब बराबर है, और जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब बराबर होंगे वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? हुम का करेंगे, तो यहाँ पर हुम का यूज़ होगा। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, द बॉय हु केम हेयर इज अ प्लेयर। अब देखिए द बॉय क्या हो गया? एक सब्जेक्ट तो ये हो गया, अब केम और इज, एक तो वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, तो इस वाले वर्ब की क्या हो गई? एक ये हो गई, ये वाली इस वाले सब्जेक्ट की एक वर्ब ये हो गई, बट ये जो वर्ब है ये किसकी हो गई? इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट हमारा हु होता है, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा? हु का यूज़ होगा। देन नेक्स्ट वन देखेंगे, आई हैव अ सन whom I love very much। अब देखिए, अब इसमें इन वाले सेंटेंस की हिंदी निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। सिर्फ आपको क्या करना है? सब्जेक्ट और वर्ब काउंट कर लेने हैं। जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब बराबर है वहाँ पर हम whom का यूज़ करेंगे, एंड सब्जेक्ट वर्ब बराबर नहीं है, जहाँ पर वर्ब एक्स्ट्रा आ रही है, तो उस वर्ब के लिए हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी और सब्जेक्ट हमारा वहाँ पर who होगा। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। अब देखिए, ये है आई हैव, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। उसके बाद आई लव, सब्जेक्ट वर्ब, तो इसमें और कहीं कोई भी सब्जेक्ट नहीं है और कोई भी वर्ब नहीं है। इसका मतलब इसमें दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पर किसका? होम का यूज हो जाएगा। और ये ट्रिक मैंने लिख भी दी है, सब्जेक्ट बराबर वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हैं तो हम हु का यूज़ करेंगे, एंड सब्जेक्ट और वर्ब बराबर नहीं है तो हम हु का यूज़ करेंगे। आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, यहाँ पर बहुत पजल रहते हैं बच्चे और एरर भी यहीं से ज़्यादा आती है। एंड अब देखते हैं हुज क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आपको पता है कि ये नाउन के लिए आता है, और एडजेक्टिव आया है तो उसके बाद नाउन आएगा। आपको बहुत इजीली पहचान हो जाएगी इसकी कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन, उससे बाद में नाउन आता है। अगर नाउन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एडजेक्टिव नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, दिस इज द गर्ल, यह वह लड़की है। अब यहाँ पे ना तो हु का यूज होगा ना हुम का होगा, किसका होगा? हुज का होगा। देखिए, हुज सिस्टर लिव्स इन आगरा। अब ये क्या हो गया? ये नाउन है,
ये नाउन है और इससे पहले किसका यूज होगा, हुज का यूज होगा। अब यहाँ पर हुम का यूज, अब आप लोग कहाँ पजल रह रहे होंगे, आप लोग रह रहे होंगे कि यहाँ से फिर ये यहाँ भी नाउन इसमें भी आ सकता है, जैसे ये हु है तो इसके बाद में हुम है, उसके बाद भी हम नाउन को लिख सकते हैं, बट वहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। एंड हु का मतलब होता है जो, जो की। इस टाइप से इसका मीन्स निकलता है। देन इसका मीन्स यहाँ पे देखिए जिसका का ही निकल रहा है। दिस इज द गर्ल, यह वह लड़की है। द गर्ल है तो मीन्स है कि ये वही लड़की है। हु सिस्टर लिव्स इन आगरा, जिसकी बहन आगरा में रहती है। तो देखिए जिसकी बहन हो गया, जिसके, तो जिसकी बहन ये नाउन है और नाउन से पहले हुज आया है, तो ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है एंड ये सही है। नेक्स्ट वन देखेंगे, दिस इज द मैन हुज सन स्टूड फर्स्ट। दिस इज द मैन, ये वही आदमी है, हुज सन, जिसका लड़का स्टूड फर्स्ट आता है। दिस इज द वोमैन हुज पर्स वाज लॉस्ट। दिस इज द वोमैन, ये वही औरत है, हुज पर्स वाज लॉस्ट, जिसका पर्स चोरी हो गया था, खो गया था। एंड आई होप आपको हुज का यूज़ भी क्लियर हुआ है। और यहाँ पर आप हुज का और होम का और हु का यूज़ अगर अच्छे से यहाँ समझ लेंगे तो जब आप क्लॉज पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगी क्लॉज और अच्छे से समझ में आएंगी। देन आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ है। अब देखते हैं विच का यूज़। यहाँ पे विच दे रखा है, विच का यूज़ देखते हैं। जैसे हु का यूज़ होता है पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, हु, होम, हुज, ये हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। और विच का यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करेंगे एंड एनिमल्स के लिए, वर्ड्स के लिए किसका यूज़ करेंगे, विच का यूज़ करेंगे। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट इसका विच होता है एंड ऑब्जेक्ट भी इसका विच होता है। जब दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों विच होते हैं तो इसमें तो ज़्यादा पजल रहने वाली कोई बात नहीं है। एंड पजेसिव एडजेक्टिव इसका ऑफ विच होता है। तब भी इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। दिस इज द हाउस, यह वही घर है, विच इज मेड ऑफ ब्रिक्स, जो ब्रिक्स का बना है। देखिए यहाँ पे भी जो का सेंस निकल रहा है, जो कि ईंटों से बना है। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। विच क्या आया है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। दिस इज द हाउस विच माई मदर बुल्ट, ये वही घर है जो मेरी माँ ने बनवाया है। एंड ये क्या है, यहाँ पर विच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आप पजल मत होइए, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही सेम होते हैं। तो इसमें विच और दोनों एक ही होते हैं, तो कोई भी इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। देन ऑफ विच का देखेंगे। ऑफ विच का यूज़ कहाँ होता है, ऑफ विच पजेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे द चेयर ऑफ विच लेग्स आर ब्रोकन, कुर्सी जिसकी, देखिए जिसकी टांगें टूटी हुई हैं, जैसे जो कुर्सी है उसकी टांगें टूटी हुई हैं, इज़ योर्स, तुम्हारी है। आई होप आपको इतना ही क्लियर हुआ है। एंड क्लियर हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे के व्हाट का और डैट का यूज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखेंगे डैट का यूज़। डैट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, डैट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद ऑल फॉलोइंग वर्ड्स। जो डैट होता है वो ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद हम डैट का यूज़ करते हैं। मीन्स के सेंटेंस में अगर ये वाले वर्ड होंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे, डैट का यूज़ करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में। कौन कौन से वर्ड होते हैं, ऑल, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, सुपरलेटिव डिग्री, ओनली, नन और मच। ये आप देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। सेंटेंस में अगर ये वाले वर्ड होंगे तो वहाँ पर हम डैट का यूज़ करेंगे और वहाँ पर हम हु और विच इसका यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से देखेंगे। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। एंड एक मैंने सेंटेंस लिखा है ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब स्टूडेंट्स पजल रहते हैं कि ये ग्लिटर्स लिखा हुआ है, नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर विच का यूज़ हो जाएगा। बट यहाँ पर विच का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल आया हुआ है। देखिए यहाँ पे ऑल है। ऐसे ही सेंटेंस में चाहे लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, अगर ये वर्ड आए हुए हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ डैट का यूज़ करेंगे और किसी का भी नहीं करेंगे। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये हमारा राइट है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। ऑल द बुक That I gave him। अब देखिए ऑल द बुक हो गया, तो बुक यहाँ पर हमने विच नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा विच, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे ऑल आया हुआ है। द सेम आया हुआ होता या मच आया हुआ था, ओनली आया हुआ होता, इनमें से कोई भी वर्ड आया हुआ होता तो हम वहाँ पर
डेट का यूज़ करते, विच का यूज़ नहीं करते। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। तो ये भी सेंटेंस हमारा राइट है। एंड यही था डेट का यूज़। डेट के यूज़ में हमें क्या करना होगा कि ये जो वर्ड है ना, इनको देखना है। अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स आए हैं तो डेट का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे वॉट का यूज़। वॉट का यूज़ कहाँ होता है? वॉट का यूज़ होता है वॉट डज नॉट रिलेट टू एनी एंटीसीडेंट। मीन्स जो वॉट होता है इसको कोई भी एंटीसीडेंट की ज़रूरत नहीं होती। अब एंटीसीडेंट क्या होता है, अब उसे समझेंगे। एंटीसीडेंट क्या होता है देखते हैं। द नाउन्स एंड प्रोनाउंस डेट कम बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन आर कॉल्ड एंटीसीडेंट। मीन्स जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन और प्रोनाउन आते हैं उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। जैसे देखिए ये है, ये आया है, डेट आया है, यहाँ समझिए डेट आया है, इससे पहले बुक आया है। बुक क्या है? नाउन है। तो ये क्या है? इस डेट का एंटीसीडेंट है। मीन्स जो उससे पहले जो आया हुआ होता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंड जहाँ पे वॉट का यूज़ होता है इसको कोई भी एंटीसीडेंट की ज़रूरत नहीं होती है। कैसे नहीं होती है समझेंगे। जैसे यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट, तुम कर सकते हो जो तुम चाहते हो। देखिए यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आया, आप बस इतना रिलेट करेंगे, इतना देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वॉट का यूज़ होगा। बात खत्म। आपको सिर्फ इतना देखना है कि सेंटेंस में कोई भी नाउन और प्रोनाउन इससे पहले नहीं आ रहा है। अगर इससे पहले नहीं आ रहा है और यहाँ पे डेट लिखा हुआ है और एंटीसीडेंट नहीं है तो यहाँ पर डेट नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉट आएगा। अब आपको क्लियर हुआ है। देन एक और एग्जाम्पल से समझ लेंगे। यू कैन वॉच वॉट यू वॉन्ट, तुम देख सकते हो जो तुम चाहते हो। अब देखिए यहाँ पे वॉच वर्ब के बाद सेंटेंस खत्म हो गया, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, उससे पहले कोई भी नाउन और प्रोनाउन नहीं है तो हम किसका यूज़ करेंगे? वॉट का यूज़ करेंगे। वॉट शी सेज इज ट्रू, वॉट शी सेज जो उसने कहा इज ट्रू, वो सच है। आई होप आपको अब वॉट का यूज़ भी क्लियर हुआ है। देन अभी हमने ये जितना भी था रिलेटिव प्रोनाउन का ये सारे यूज़ हमने क्लियर कर लिए हैं। वॉट का यूज़, डेट, हु, होम, हुज, विच, कहाँ कहाँ आते हैं ये सब हमने क्लियर कर लिए हैं और आई होप आपको क्लियर भी बहुत अच्छे से हुए हैं। देन अब छोटा सा और है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? फॉर आस्किंग क्वेश्चन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है कि हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को पहचानेंगे कैसे। देन देखिए जो हु होता है ये सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखेंगे। हु सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है, हुज पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, विच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है, एंड व्हाट इंटेरोगेटिव ये होता ही है, आपको पता ही है। देन नेक्स्ट देखते हैं हु इज देयर। देखिए यहाँ पे हु है और इसके बाद वर्ब आई है तो ये क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है और क्या है? ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। एंड हुम डू यू लाइक, अब यहाँ पे हुम है, तुम किसको पसंद करते हो। अब यहाँ पे ये क्या है? ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ऐसे एग्जाम में फाइंड आउट कराने को भी आ जाते हैं कि ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है क्या है, इस टाइप से आ जाते हैं। देन हुज आर दीज बुक, देखिए हुज आर, अब हुज है इसके बाद आर आया हुआ है, वर्ब आई है, इसका मतलब कि ये प्रोनाउन है और जब प्रोनाउन है तो ये कौन सा प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज हिज पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, तो ये भी क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो ये क्या है? व्हाट के बाद वर्ब आ रही है तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है और आपको आता भी होगा और जिनको नहीं आता है उन्होंने सीख लिया होगा। देन अब इसका नोट देखते हैं। देखिए प्रीपोजिशन प्लस हुम ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है ना कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट तो नहीं आता। प्रीपोजिशन के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन के बाद हुम का यूज़ करेंगे, ये याद रखना है आपको। हु का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता। देखिए प्रीपोजिशन प्लस हु और सब्जेक्ट ये नहीं होता है, ये होता है। एग्जाम्पल से समझ लेंगे। वाई हुम वॉज द रिपोर्ट रिटर्न, जैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन आ जाता है उसमें स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं, वाई हु कर देते हैं। वाई हु कभी नहीं होगा। वाई क्या है? वाई प्रीपोजिशन है और इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देन स्टूडेंट्स आज हमने क्लियर हो गया है। अब आप किसी भी बुक से
प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देन ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।